what is critical appreciation, and if you critically analyze poem, what what point you should consider in a way to critically analyze poem. A lot of students, they are unable to analyze poem, and today you'll be learning about what is assonance sound, what is consonant sound, what is repetition, what is paradox, oxymoron, onomatopic sound, and you'll be learning about the stylistic or literary devices. I will let you know all these things. I will teach you all these things. Today we are going to analyze poem Break 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 by Alfred Lord Tennyson. We'll be discussing the life of Alfred Lord Tennyson, and prior to discuss about Alfred Tennyson, I would like to discuss about the points you need to consider in a way to analyze poem. If you got a pencil paper ready, please write some points so that you may yourself able to analyze poem. You learned about the criticism, practical criticism, everything you have learned. So here are some points I want that you should write. Very first point is that whenever you going to analyze, critically analyze poem, you must see what is the general idea of the poem. आप सबसे पहले किसी भी पोएम को एनालाइज करने लगते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जनरल आइडिया क्या है। बहुत सारे जो मॉडर्न पोएट हैं, जैसे ई कमिंग है, अमेरिकन पोएट है, वो उसका टाइटल ही नहीं बताता, यानी टोटली वो रीडर पे छोड़ देता है कि इसका टाइटल भी वो खुद ही निकाले। ठीक है, हमारा मकसद एक तो ये है कि पहले तो उसका जनरल आइडिया कि टोन क्या है पोएट की। पोएट सैड है, पोएट हैप्पी है, पोएट कोई एलिजी लिख रहा है, पोएट कोई मातम कर रहा है, पोएट कोई पेस्टोरल पोएम लिख रहा है, पोएट कोई खुशी के मौके पे कुछ लिख रहा है। और आप अक्सर सुनते होंगे कुछ लोगों, कुछ पोएट्स के बारे में कहा जाता है कि दीज आर द पोएट लॉरेट्स। सो व्हाट इज पोएट लॉरेट? हु विल डिफाइन ओवर हियर? इफ यू पीपल नो अबाउट द पोएट लॉरेट, लेट मी नो। सो व्हाट इज पोएट लॉरेट? कोई बताएगा कि पोएट लॉरेट क्या होता है? जब वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है तो उसके फ़ौरन बाद जो पोएट लॉरेट बनता है उसका नाम है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। टेनिसन की हम पोएम जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जो आपके कोर्स में भी है, इसको हमने क्रिटिकली एनालाइज करना है। आपको मैं मेथड बता दूंगा, आप इंशाल्लाह खुद एनालाइज कर लोगे, ये मुफ्त के नंबर है। अच्छा, सबसे पहले आप पोएट का जो पोएम है उसका जनरल आइडिया लिख लें। We have to find the general idea, whether this poem is talking about the elegy, this poem is talking about some good event, whether it's a pastoral poem, it's taking some scene from the village or like that, कोई folklore है, कोई folk tale है, किस तरह की चीज़ को ये बताती है, इसका जनरल आइडिया क्या है, क्या बताना चाह रही है पोएम। ठीक है जी, एक बात तो ये है कि हम उसका जनरल आइडिया जो है पोएम का फाइंड करते हैं। दूसरा कि बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, किस बैकग्राउंड में लिखी गई है। जब लिखी गई थी किसी पोएट के दोस्त की डेथ तो नहीं हुई, या कोई खुशी का मुकाम तो नहीं है, या पोएट लॉरेट सिलेक्ट हुआ है तो गवर्नमेंट की तरफ से। पोएट लॉरेट का मतलब होता है जी, साइमा आप कुछ बताना चाह रहे हैं, प्लीज स्पीक। जी साइमा बोलिए, आई कैन लिसन टू यू। अब बोलें या लिख दें कुछ जो अपना पॉइंट। हाँ जी, पोएट लॉरेट का मतलब होता है अ पोएट दैट हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट टू राइट ऑन सम ऑफिशियल इवेंट्स। ऐसा पोएट जो गवर्नमेंट उसे बाकायदा सिलेक्ट करती है, उसे पे करती है, वो गवर्नमेंट की जॉब करता है, बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट होता है कि वो सिलेक्टेड जो इवेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसके ऊपर लिखता है, उसको कहते हैं पोएट लॉरेट। और इससे पहले वर्ड्सवर्थ था। वर्ड्सवर्थ के बाद जो रोमांटिक एज का पोएट है, उसके बाद डेफिनेटली एक विक्टोरियन एरा जो है वो आता है। विक्टोरियन पोएट्स जो हैं, विक्टोरियन एरा जो है वो ज़रा उसकी डेट लिख लें। विक्टोरियन एरा ख़त्म होता है जब मलका विक्टोरिया की डेथ होती है 1837 में। ये 37 में ये ज्वाइन करती हैं, ये मलका विक्टोरिया जो है उस तख्त को ज्वाइन करती हैं। उसके बाद उनकी डेथ होती है 1901 में। तो 1901 में ही ये एरा जो है उसकी मौत के बाद ही ख़त्म हो जाता है। तो ये बड़ा मलका विक्टोरिया के बड़ा पास था, बड़ा करीबी था, तो ये उसी दौरान ये भी पोएट लॉरेट भी रहा है।
लॉर्ड टेनिसन, जिसकी पोएम आज हमने डिस्कस कर ली। टाइटल ऑफ द पोएम, पोएम का टाइटल जो है वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अगर नहीं दिया तो आपने खुद उससे फाइंड करना है कि क्या है, इसका टाइटल क्या बन रहा है। वो अमूमन आपको वो जो 2-3 लाइन होती हैं पहली लाइन में मिल जाता है, आपने खुद फाइंड। अक्सर पोइट्स में वो टाइटल नहीं बताते, यू हैव टू फाइंड टाइटल, यानी हमने उन टाइटल को माइंड में रख के, उस बैकग्राउंड को माइंड में रख के हमने उसके ऊपर क्रिटिकली एप्रिसिएशन देनी है कि हमने उसके ऊपर लिखना है कि भाई यहाँ पे इसने क्या किया, डेविएशन यूज़ की है, यहाँ पे इसने जो ब्रेक जो है इसके स्पेलिंग जो है वो बी बड़ा लिख दिया है, हमने ये भी पॉइंट आउट करना है। हमने ये भी बताना है कि यहाँ पे पोएट जो है वो हमें सैड नज़र आता है, यहाँ पे उसकी टोन जो है वो यहाँ पे हैप्पी नज़र आता है, यहाँ पे पोएट जो है हमें मिनटू से यहाँ पे पोएट जो है वो कोई चीज़ ओनोमेटोपिक साउंड यूज़ करता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे मेटाफर है, यहाँ पे सिमली है, यहाँ पे उसने स्नेकडकी यूज़ की है। व्हाट इज स्नेकडकी? स्नेकडकी का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूँ, स्नेकडकी का कि होल फॉर पार्ट, पार्ट फॉर होल। मिसाल के तौर पर आई मिस द हैंड ऑफ माई फ्रेंड, आई मिस द हैंड ऑफ माई फ्रेंड। अब मैंने पूरा दोस्त मेंशन नहीं किया, मैंने उसके हैंड को मेंशन किया कि किसी पूरे का आप उसका कोई स्पेसिफिक पार्ट मेंशन करते हो ना, तो मेंशन पूरे फ्रेंड को कर रहे हो तो उसको कहते हैं स्नेकडकी। स्नेकडकी मीन व्हेन यू टेक पार्ट टू मेंशन होल, यानी कंप्लीट किसी चीज़ को मेंशन करने के लिए उसका पार्ट ले लें। तो ये भी हम इस पोएम के अंदर आज स्नेकडकी भी फाइंड करेंगे, कहाँ कहाँ स्नेकडकी। आपने मेरा साथ देना है, हमने मिल के इस चीज़ों को निकालना है, उसको क्रिटिकली एप्रिसिएशन इसकी लिखनी है। उसके बाद एटीट्यूड ऑफ द पोएट, पोएट का एटीट्यूड क्या है? एरोगेंट है, डिसपॉइंटेड है, हैप्पी है, जो भी है आपने उस तरह मेंशन कर देना है। क्रिटिकल समरी लिखनी है। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपके माइंड में जब ये चीज़ें होंगी तो आप उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख रहे होंगे, ठीक है। उसको आप क्रिटिकली एनालाइज करके उसके एक एक पॉइंट्स को उसके समरी में लिखेंगे कि ये माहौल था, पोएट्स उदास था, पोएट के दोस्त की डेथ हुई, बचपन का साथी था और वो उदास हुआ, तो वो नेचर को अब ऑब्जर्व कर रहा है, एक कोरिलेशन फाइंड कर रहा है कि देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द वेव्स ऑफ द सी एंड मी, देयर इज नो कोरिलेशन, मेरे और उसके दरमियान कोई कोरिलेशन नहीं है। और नेचर जो है, जैसे वर्ड्सवर्थ तो कहता है कि नेचर जो है वो हीलर है, सूथर है, कंफर्टर है और वो गाइडर है। वेयर इज नेचर नाउ? इट इज़ नॉट गोइंग टू हील मी, इट्स नॉट गोइंग टू सूथ मी। तो यहाँ पे कॉलरिज का वही पॉइंट कि नेचर इटसेल्फ इनडिफरेंट होती है। आप जब परेशान होते हैं तो नेचर आपके साथ परेशान नहीं होती, आप वो इनडिफरेंट, वो अपने जैसे उसकी रूटीन वर्क है, नेचर चलती रहती है। सो हाउ नेचर इज बिहेविंग व्हेन समबॉडी डाइड? नेचर इज एज इट इज इनडिफरेंट टू यू, व्हाटएवर हैपनिंग विद यू, इट इज नॉट गोना डाई, नेचर इज रनिंग एट इट। कहता है दोस्त की डेथ हुई है, टेनिसन कहता है मेरे दोस्त की डेथ हुई है, अर्थर की। अर्थर उसका फ्रेंड था, 22 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई थी। उसकी जो सिस्टर थी उसका वो फियांसी था, यानी एंगेजमेंट हुई थी और वो चाहता था कि उसकी सिस्टर की उसके शादी हो जाए, बड़ा अच्छा रिलेशन था दोनों का। जब वो डेथ होती है तो वो एक समंदर, एक दरिया के किनारे पे बैठ जाता है और वेव्स को ऑब्जर्व करता है कि ये वेव्स वैसे चल रही हैं। ये जो मिनट से वहाँ पे एक जो सेलर होता है, जो चला रहा होता है कश्ती, उसका बच्चा जो है और उसकी जो सिस्टर है वो दोनों खेल रहे होते हैं। कहते हैं इनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वेव्स भी वैसे चल रही हैं, ये समंदर की लहरें वैसे चल रही हैं, समंदर वैसे बह रहा है। नेचर इटसेल्फ इंडिफरेंट है व्हाट एवर हैपनिंग टू यू। आपके साथ जो भी हो रहा है, नेचर का जो सिस्टम है वो वैसा ही चलता रहता है। वो कहता है कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान परेशान होता है, फिर वो डिफरेंट पोएट है ना, तो वो फिर डिफरेंट यानी उसके लिए अपनी पोएटिक डिवाइस, स्टाइलिस्टिक और वो लिटरेरी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करता है। ओनोमेटोपिक भी यूज़ किया उसने स्नेकडकी भी यूज़ किया, उसने एसोनेंस भी यूज़ किया। लिख लें इस पोएम के अंदर ब्रेक ब्रेक ब्रेक, उसके अंदर उसने यूज़ किया है, जिसका टाइटल है टेनिसन ने, उसने इसके अंदर मेटाफर यूज़ किया, यानी जो वेव्स चल रही हैं वो लाइफ के लिए मेटाफर है, ठीक है। उसके बाद उसने इसके अंदर स्नेकडकी यूज़ की है। व्हाट इज स्नेकडकी? स्नेकडकी का मतलब होता है कि एक पार्ट लेके वो पूरे जिस्म को, पूरे बॉडी को वो मेंशन कर देता है, यानी पूरा नहीं, यानी उसका जो हैंड है मैं उसे मिस कर रहा हूँ, द टच ऑफ हिज हैंड,
So he is not talking about whole friend, he is talking that touch of hand, his hand. It is ultimately, indirectly he is mentioning to his whole friend, यानी वो complete अपने friend को mention कर रहा है। एक तो जो फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जब आपके माइंड में होंगी तो एक पोएम जब आपको आएगी तो आप उसको क्रिटिकली एनालाइज कर सकेंगे। मेजर थीम भी आपने फाइंड करने, जैसे ये हमारी पोएम जो है, चूंकि पोएट जो है वो लोन बैठा है तो लोनलीनेस भी उसका थीम है, ठीक है। उसके बाद उसका एक तो लोनलीनेस उसका थीम है, एक डेथ उसका थीम है, एक लाइफ उसका थीम है, यानी हमने उसके 3-4 जो उसके थीम होंगे वो भी हमने पोएम के 1-2 दफ़ा पढ़े, 3 दफ़ा पढ़े, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आ जाएंगी, बशर्त ये कि आपको वो डिवाइसेस का पता हो कि फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, कौन सी डिवाइसेस उसने यूज़ की हैं पोएट ने, आप उसको आसानी से एनालाइज कर लेंगे। एलिमेंट ऑफ आयरनी, कहाँ कहाँ उसने आयरनी यूज़ की है। एक चीज़ अक्सर जो है कंफ्यूज करती है स्टूडेंट को, अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है ऑक्सीमोरोन, ठीक है। ऑक्सीमोरोन एंड उसको पैराडॉक्स भी कहते हैं। तो ये अक्सर अगर आपने देखा हो, एक पोएट था, एक राइटर था, क्या नाम था उसका, ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, यानी दो चीज़ें सेम और डिफरेंस को दोनों को इकट्ठा, इस ये राइटर क्यों यूज़ करता है। मिसाल के बाद डेथ लाइफ दोनों को इकट्ठा यूज़ करना, दोनों को इकट्ठे मानी जाए, एक तो वो स्टायर कर रहा होता है बाज़ बार, एक तवज्जो लेने के लिए, एक कोई थोड़ा सा किसी रेडिकल करने के लिए, ठीक है, एक मजाक बनाने के लिए। तो सेम और डिफरेंस चीज़ों को, यानी एक दो चीज़ें एक दूसरे से बड़ी डिफरेंट है, उनको इकट्ठा करके, यानी डेथ लाइफ को इकट्ठा करके पेश करें, ताकि वो लोगों को क्या कि ही इज़ यानी कोई ब्लैकमेलर है, या कोई आप कह लें कोई ड्रग डीलर इज़ ओनली अ ट्रूथफुल पर्सन। अब ड्रग डीलर भी है और ट्रूथफुल पर्सन कैसे हो सकता है, यानी इन दोनों चीज़ों को उसने इकट्ठा यूज़ कर दिया। इसको कहेंगे ऑक्सीमोरोन भी कहेंगे या पैराडॉक्स कहेंगे। इस तरह की चीज़ों को भी फाइंड करना है जब हम क्रिटिकली एनालाइज, मुश्किल नहीं है। आपने अगर नहीं सीखी टेक्निक, हर चीज़ सीखने से आती है, अगर आप इस पर तवज्जो करेंगे तो हम इसको कर लेंगे। उसके बाद हमने देखना है कि क्या ये रोमांटिक पोएट, रोमांटिक्स जो हैं वो ज़्यादा नेचर की बात करेंगे, ठीक है, वो ज़्यादा किसकी बात करेंगे, नेचर के, हीलिंग, सूथिंग, कंफर्टिंग, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, पावरफुल फीलिंग, पैशन, इमेजिनेशन, उसकी बात करेंगे। फ़ौरन पता चल जाना चाहिए भी ये पोइट्री जो है कोई रोमांटिक पोएट कर रहा है। क्लासिकल पोएट है तो उसका भी, विक्टोरियन पोएट है तो हमें उसका भी पता चल जाएगा। मॉडर्न एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे, जैसे मैंने आपको मिस्टर बेलिनी आपको सेंड भी की थी, वो आपने सुनी होगी पोएम, उसका लिंक सेंड किया था, दोबारा फिर मैं करवा दूंगा। तो मॉडर्न पोएट डिफ़िकल्ट होते हैं, एलिनेशन का शिकार हैं, क्योटिक लाइफ है, वर्ल्ड वार 2 हो चुकी है, ठीक है, तो वर्ल्ड वार 2 के बाद परेशान हैं, एलिनेशन है, और उसके बाद डिस्टर्ब हैं। तो बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं, सिंबलिज्म बहुत यूज़ करते हैं मॉडर्न पोएट, टफ होती है लैंग्वेज, आसानी से समझ नहीं आते। तो हर पोएट्स जो हैं उनकी अपनी अपनी करैक्टरिस्टिक है। अच्छा, फिर इमेजरी जो है वो भी हमने फाइंड करनी है कि व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी पोएट इज़ यूजिंग, कि जो इमेजिज्म या इमेजरी वो किस तरह की यूज़ करता है। एक तो होती है विजुअल इमेजरी, उसको कहते हैं साइट, कि साइट, उसे साइट की इमेजरी कहते हैं। दूसरी ऑडिटरी इमेजरी, लिख लें ये सारे पॉइंट। एक विजुअल इमेजरी होती है, उसको हम कहते हैं साइट की इमेजरी। दूसरी ऑडिटरी इमेजरी, ऑडिटरी हियरिंग से रिलेटेड, सुनने से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड, आवाज़ से रिलेटेड, उसे ऑडिटरी का मतलब ही साउंड होता है। उसके बाद ऑल फैक्ट्री, OLFACTORY, ऑल फैक्ट्री इमेजरी, इसको कहते हैं सेंस ऑफ स्मेल। किसी की सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, सेंस ऑफ स्मेल, कि आप इस तरह की इमेजेस यूज़ करते हैं जो स्मेल को ज़ाहिर करती हैं। आप अगर ये सारी चीज़ें फाइंड करने हो तो जॉन कीट की पोइट्री जो है वो ज़रा गौर से पढ़। जॉन कीट क्या कहता है, आटम से कहता है, आटम वाई आर यू वरीड, दो हैज़ योर साउंड टू, दो हैज़ दाई साउंड टू, दो हैज़ दाई साउंड टू। ये ना परेशान ना हो कि बाहर के बड़े अच्छे सॉन्ग हैं, तुम्हारे अपने भी बहुत अच्छे आटम, बहुत सारे सॉन्ग हैं। ग्रीनरी जैसे होती है उस वक्त हार्वेस्टिंग होती है, उस वक्त क्या होता है, क्रिकेट के साउंड हैं, डिफरेंट चीज़ों की
जो साउंड्स हैं, तुम्हारी अपनी बहुत अच्छी सॉन्ग हैं, साउंड है, तुम परेशान क्यों होते हो, जॉन कीट्स कहता है। तो वो सारी वो साउंड की इमेजरी और वो सेंस की इमेजरी और वो ये सारी यूज़ करता है। गस्टोटोरीज, GUSTATOORY, गैस्टोटोरी इमेजरी, इसको कहते हैं टेस्ट की इमेजरी। यानी हमने ये फाइंड करना है कि इसके अंदर टेस्ट की इमेजरी जो है कहाँ कहाँ यूज़ हुई है। और उसके बाद टैक्टिल इमेजरी, जो टैक्टिल इमेजरी है इसको कहते हैं टच की इमेजरी, ये भी नोट कर लें। ऑर्गेनिक इमेजरी भी आपको मिलेगी, इसको कहते हैं फीलिंग की इमेजेस। ऐसी इमेजेस इस्तेमाल करना जो फीलिंग दे आपको, ठीक है, आपको फीलिंग अजीबोगरीब किस्म की फीलिंग हो पढ़ के। कैनेस्थेटिक इमेजरी, कैनेस्थेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, जिसमें कोई मूवमेंट नज़र आए। ये सारी चीज़ें आपको जॉन कीट्स की पोइट्री में मिलती हैं। उसके बाद कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, कंपाउंडिंग, क्लबिंग, और ये सारी चीज़ें पोइट्स जो हैं यूज़ करते हैं। डेनोटेशंस, कोनोटेशंस जो उससे डेनोटेशन होता है डिक्शनरी मीनिंग, कोनोटेटिव जो उसके कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग जो इधर उधर एसोसिएटिव मीनिंग होते हैं उसको कहते हैं कोनोटेटिव। सिमली, मेटाफर, सिमली जो अक्सर लाइक और एज के साथ इस्तेमाल होती है, और मेटाफर जो होता है वो हूबहू किसी चीज़ को वैसा कर देना। मिसाल के तौर पर मैं सिमली में और मेटाफर में आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। अब उसने सीधा वेव्स जो डिस्कस की हैं, सी को जो डिस्कस किया है वो लाइफ की अमानत, वो लाइफ की मानित है। तो हम कहेंगे कि जो वेव्स चल रही हैं वो मेटाफर है किसका, लाइफ का। मैं अब कहता हूँ कि अली इज़ लाइक अ मून, मैं दूसरी तरफ कहता अली इज़ मून। अब मेटाफर और सिमली में यह फ़र्क होता है कि एक में हूबहू वो चीज़ बना दी जाती है जो वो नहीं है, एक में कहा जाता है वैसा है, जिसमें कहेंगे ये जैसा अली इज़ मून, अली इज़ लाइक अ मून। दोनों में फ़र्क है, एक मेटाफर है, एक सिमली है। एक में तो मैंने मून जैसा कहा, एक में मैंने पूरा मून ही उसे बना दिया, तो वो मेटाफर होता है। यानी सिमली से जो आगे का स्टेप है वो क्या है, वो मेटाफर है। होप यू गॉट द पॉइंट। पर्सोनिफिकेशन, इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज होती है, यानी कोई चीज़ उसे ह्यूमन वैल्यूज़ दे दें आप। वो क्या कि बेजान है, वो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बुक है, आई सॉ बुक वॉज मूविंग लाइक विंड। यानी एक बुक जो है, अब मैं उसे ह्यूमन वैल्यूज़ दे दूं या मैं उसे ह्यूमन जैसा, क्योंकि पोइट के पास पोइटिक लाइसेंस होता है, वो बहुत सारी वर्ड्स जो है नए बना लेता है, कॉइन कर सकता है, वो बना सकता है, लिख सकता है अपने रिदम के लिए, वो इवन के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी आगे पीछे कर सकता है। इफ़ यू आर पोइट यू कैन यूज़, यू हैव अ पोइटिक लाइसेंस, यू कैन यूज़, क्रिएट न्यू। अब विलियम ब्लेक ने टाइगर के स्पेलिंग TYGER कर दिए, तो लोग उसको फिर भी पढ़ते हैं। तो इस तरह एक पोइट जो होता है वो अपनी पोइट्री के अंदर क्या करता है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ करता है, जो यानी इन ह्यूमन चीज़ें जो हैं, जो ह्यूमन नहीं है, उनको आप ह्यूमन वैल्यूज़ दे के पेश कर दें। पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरन ये बड़ा कंफ्यूज करता है कि व्हाट इज़ पैराडॉक्स। कल हमने डिस्कस किया, मैंने बताया कि अगर हम पोएट की लाइफ, उसकी बायोग्राफी नहीं देखेंगे तो पोएट्री को क्रिटिसाइज कैसे करेंगे, यानी उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन कैसे लिखेंगे। हम उसके अंदर फाइंड करेंगे भाई मेटाफर कहाँ है, ऑक्सीमोरन कहाँ है, और उसके बाद सिमली कहाँ है, पर्सोनिफिकेशन कहाँ है, ठीक है, और इसमें विजुअल इमेजरी कहाँ है, ऑडिटरी इमेजरी का है, ऑल्फैक्टरी इमेजरी, गस्टोटरी इमेजरी का, ऑर्गेनिक इमेजरी का, कैनेस्थेटिक इमेजरी का। ये इतनी चीज़ें तो हैं पोएट को, एक क्रिटिक के पास इतनी चीज़ें तो हैं पोएट को एवेल्यूएट करने के लिए, एक पोएट्री को एवेल्यूएट करने के लिए। ये थोड़ी चीज़ें कि आप पर्सोनिफिकेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन, और उसके बाद पैराडॉक्स, ओनोमेटोपिक साउंड, ये तो बहुत ज़्यादा है। आपको ज़रूरत ही नहीं है पोएट की लाइफ में जाने की, आप बगैर पोएट की लाइफ में जाए उसको लिख सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक, जैसे मैंने कहा था कि कोई चीज़ भी फाइनल नहीं है। हमने फिर ओवरऑल जितनी भी थीरीज पढ़ी थी, क्रिटिकल एप्रिसिएशन करने के लिए जितनी भी हमने लिटरेचर, जितने भी क्रिटिक्स पढ़े थे, जितने भी फिलासफर हमने पढ़े थे, उनकी थीरीज को हम कहीं ना कहीं अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरन सेम होता है। मैं आपको बता देता हूँ इसकी मिसाल। जैसे ऑस्कर वाइल्ड जो है वो अक्सर यूज़ करता है। जैसे मैं कहूँ कि अलोन टुगेदर, वी वर अलोन टुगेदर,
अब अलोन भी आ गया, टूगेदर भी आ गया। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि जैसे ग्रोइंग स्मार्टर या ग्रोइंग स्मॉलर, ग्रोइंग भी कह दूँ, स्मॉलर भी कह दूँ। उसके बाद ओपन सीक्रेट, ओपन भी सीक्रेट भी, दोनों चीज़ें यानी जो बिल्कुल एक दूसरे के पैराडॉक्स उल्ट हो, एक दूसरे के रिवर्स हों, एक दूसरे के अपोजिट हों, उन दोनों को आमने सामने यूज़ कर देना, ये किसी की तवज्जो हासिल करने के लिए और दूसरों को मुतासर करने के लिए, उनको हंसाने के लिए, उनको एक रेडिकल सेंस देने के लिए, उनको अपनी तरफ मतवज्जे करने के लिए। ओपन सीक्रेट, आई एम टेलिंग यू ओपन सीक्रेट, ठीक है। ऐसी चीज़ें कि दो बिल्कुल अपोजिट हों, उनको आप इकट्ठा यूज़ कर रहे हैं, उसको कहते हैं ऑक्सीमोरोन या पैराडॉक्स। उसके बाद आप पोएम के अंदर फाइंड करेंगे कि इसके अंदर अंडरस्टेटमेंट कहाँ है, हाइपरबली कहाँ है और अंडरस्टेटमेंट कहाँ है। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइपरबली एंड अंडरस्टेटमेंट? हाइपरबली का मतलब होता है जब हम बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। माई लव 40,000 ऑफ योर ब्रदर कांट मेक सम ऑफ माई लव, हैमलेट सेड इन टू ऑफेलिया। तो ये एक क्या एग्जैजरेशन है, इसको हम दूसरे लफ्जों में हाइपरबली है। जब आप किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, एग्जैजरेशन करते हैं, उसको कहते हैं हाइपरबली। अब एक और दूसरा है, उसे कहते हैं अंडरस्टेटमेंट, कि आप अपने आप को बिल्कुल नीचे ले जाते हैं, उसको कहते हैं अंडरस्टेटमेंट। अंडर एस्टिमेट करना, अपने आप को इस तरह बयान करना। जैसे अक्सर आप देखते होंगे कि मैंने आपके साथ एक नावल डिस्कस किया था कल, द ब्लूएस्ट आई। तो उसमें जो वो लड़की होती है वो क्या देखती है, पिकोला जो है वो इसलिए परेशान है कि वो खूबसूरत नहीं, उसकी स्किन जो है वाइट नहीं है, वो इस काबिल नहीं है कि वो वैसे एंजॉय कर सकें जैसे वाइट पीपल। हम भाई ब्लैक हैं, हम एंजॉय नहीं कर, इन्फीरियरिटी कम, बिल्कुल स्टेटमेंट देगी। तो इस तरह की पोएट बाज़ का चीज़ें यूज़ करता है, उसको कहते हैं अंडरस्टेटमेंट। उसके बाद म्यूजिकल डिवाइस जैसे एलिट्रेशन क्रिएट करना, और उसके बाद कॉन्सोनेंस और एसोनेंस और योनरा क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिफ़ाइन करना। आज हम इस पोइट्री को करेंगे। मेरे पास तो शायद ये है, आपके पास नहीं होगी, मैं आपको ज़रा सेंड करता हूँ इसकी असाइनमेंट। यस, ऐसा करें कि ग्रुप में आ जाएं, वहाँ पे इसका स्नैपशॉट सेंड कर देता हूँ। जिनके पास स्नैपशॉट, जिनके पास नहीं है वो इधर से देख लें, बाकी अपनी बुक पे देख लीजिएगा। आपको मैंने इसका स्नैपशॉट जो है वो सेंड किया आपकी वहाँ आपके ग्रुप के अंदर। मैं बाकी शेयर करने की कोशिश करता हूँ इसको, स्क्रीन शेयर अगर हो जाए तो देखते हैं। स्क्रीन शेयर, हाँ जी, आपको नज़र आ रही स्क्रीन? ये स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कुछ? बताइएगा काइंडली। अच्छा जी, ऊपर देखें, ब्रेक 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 बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ, लिख लें। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो हैं वो 1809 में इंग्लैंड में पैदा हुए हैं और 1892 में उनकी डेथ हुई है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो हैं वो उनके फ्रेंड थे, नाम था अर्थर। अर्थर हैलम जो हैं वो इनके फ्रेंड थे और अर्थर की डेथ होती है। अर्थर की एंगेजमेंट इनकी सिस्टर के साथ थी और उनके साथ बड़ी अच्छी खासी फ्रेंडशिप थी। और उसकी जैसे ही डेथ होती है तो ही वॉज वेरी वरीड। 1833 में उसकी डेथ हुई है, तो ये पोएम लिखते हैं 1835 में। इट मीन कि अपने फ्रेंड अर्थर को इतना मिस कर रहे थे कि ही स्टार्टेड राइटिंग अ पोएम
फॉर हिज फ्रेंड। उसके बाद 1845 में ये पब्लिश होती है ये पोइम, और इसमें उसने बताया है कि ही वॉज शॉक्ड एट द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एट अर्ली एज बिकॉज ही वॉज ओनली 22 ईयर ओल्ड व्हेन ही डाइड एंड ही वॉज डाइड ड्यू टू हार्ट स्ट्रोक लाइक दैट। इसमें उसने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं जो एलेजी को ज़ाहिर करती हैं। मैं इसमें एक मेमोरियम है, और उसके बाद पासिंग ऑफ द अर्थर है, उसके बाद यूलिसिस है, इस तरह की, और ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यानी ये ऐसी पोएम्स हैं जो उसने अपने फ्रेंड के लिए, उसकी एलर्जीज़ में, उसके लिए एलर्जी लिखी है, उसकी टेंशन में, उसके फ्रेंड जो है उसका मेन मोटिव था, यानी मेन मोटिव इस पोएम को लिखने का फ्रेंड की ताज़ियत करना है। इसको पोएट लॉरेट भी सिलेक्ट किया गया 1850 में। क्यों पोएट लॉरेट क्या होता है? पोएट लॉरेट वो होता है जो गवर्नमेंट जिसको सिलेक्ट करती है, और वो ख़ास मकामात पर जब वो ख़ास कुछ लम्हात आते हैं, गवर्नमेंट के इश्यूज़ होते हैं, तो उनके बारे में वो लिखता है, उसे कहते हैं पोएट लॉरेट। ये इंग्लैंड में सिलेक्ट होता है बाकायदा। उससे पहले वर्ड्सवर्थ थे, वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद ये फॉर्म सिलेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि ही वॉज हैविंग अ गुड रिलेशन विद द क्वीन विक्टोरिया। और ये क्वीन विक्टोरिया जो हैं वो खुद इस पोएम को बड़ा गौर से पढ़ती, ब्रेक ब्रेक पोएम जो थी उनकी फेवरेट पोएम थी। इसमें वो बात करता है टेंशन की, डिप्रेशन की, कि पोएट परेशान है, लेकिन पोएट के साथ जो नेचर है वो बिल्कुल उसका साथ नहीं दे रही। नेचर जो है वो टोटली डिफरेंट है। नेचर जो है वो टोटली एक इनडिफरेंट उसका स्टांस होता है, आपके मसाइल से नेचर को कुछ नहीं है। उसके बाद इसका थीम जो है इस पोएम का, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, वो डेथ है, सैडनेस है, लोनलीनेस है, एलर्जी जो है, एलर्जी का मतलब होता है रिस्पॉन्स टू द डेथ ऑफ द क्लोज फ्रेंड, नियर डियर, उसको कहते हैं एलर्जी। स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई है, नोट कर लें। स्टेंजा इसमें 4 स्टेंजा हैं, और एनाफेस्टिक फूट है इसके अंदर। एनाफेस्ट का मतलब लिखें। एनाफेस्ट का मतलब होता है, जब पहले हमने पढ़ा था आइएम्बिक पेंटामीटर कैसे बनता है। आइएम्बिक पेंटामीटर बनता है अनस्ट्रेस और स्ट्रेस के मिलाप से, लेकिन जब 2 अनस्ट्रेस सिलेबल हों और एक जो है स्ट्रेस हो, तो वो बनाता है एनाफेस्ट फूट। उससे पहले हमने आइएम्बिक देखा था, जो अनस्ट्रेस, जब मैं लेट्स सपोज मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, एक मैं ऐसे बजाता हूँ, धुन बजा रहा हूँ ऐसे, और उसके बाद ज़ोर से बजाऊँ, ठीक है, ये एक बजाई फिर ज़ोर से बजाई, यानी एक हल्का और एक दूसरा, यानी कोई ड्रम बीट कर रहा है तो वो एक ऐसे करे और दूसरा सब ज़ोर से, यानी एक अनएक्सेंटेड और दूसरा एक्सेंटेड, एक अनस्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेस, उसे कहते हैं आई एम। ये जो मिलाप बनता है आइएम्बिक, उसको कहते हैं आई एम। लेकिन ये एनाफेस बनेगा जब 2 जो हैं वो अनस्ट्रेस होंगे, एक स्ट्रेस होगा, ठीक है। इसके ऊपर मैंने बड़ा डिटेल लेक्चर दिया हुआ, मैं उसका लिंक सेंड करूंगा, वो सुनिएगा। अब बात हो रही है कि इस पोएम का हम स्ट्रक्चर देखने लगेंगे। पोएम में टोटल जो है लिखिएगा 4 स्टेंजा, और 4 स्टेंजा में ईच लाइन जो है वो 4 यानी लाइन की है, यानी एक स्टेंजा जो है वो 4 लाइन का है। जो 4 लाइन का स्टेंजा हो, मैंने उसे बताया था, वो होता है क्वार्टरन, QUATRIN, क्वार्टरन। ये क्वार्टरन फॉर्म में लिखी गई है और 4 स्टेंजा। उसके बाद यानी ईच जो स्टेंजा है वो कंसिस्ट करता है 4 लाइन के ऊपर, और 4 लाइन पे जब भी कोई स्टेंजा कंसिस्ट करेगा उसे हम कहेंगे क्वार्टरन, ठीक है। और इसमें राइमिंग स्कीम नोट कर लीजिए कि इसकी राइमिंग स्कीमिंग क्या है, वो मैं आपको उसके साथ भी बताऊंगा। इसकी जो राइमिंग स्कीम है, अगर इधर मैं दिखा सकूँ आपको, हाँ जी आ रहा है। पहला लफ्ज़ आ रहा है ब्रेक, इसे हम कहेंगे ए, ठीक है। दूसरा देखें सी आ रहा है, वो पहले के साथ राइम नहीं, इसे मैं कहूँगा बी। तीसरा जो है वो है अटर, ठीक है, यानी पहला क्या ए, दूसरा बी, और तीसरे को मैं कहूँगा सी। और सी और मी जो है ये दोनों क्या है, राइम्ड हैं। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या बनेगी, ज़रा गौर से देखिएगा। सी और मी बोथ आर राइम्ड,
इसकी राइमिंग स्कीम लिख लें कि ये ए बी सी बी है। होप यू गॉट द पॉइंट। उसके बाद अगर आगे आए फिर ऐसे देखें, बॉय को लिखें ए, फिर आगे लिखें बी प्ले को, लेड, और उसके बाद लिखें ये सी लिखें लेड को, और उसके बाद लिखें बे, इसको क्या लिखें बी लिखें, क्योंकि प्ले और बे जो हैं दोनों राइम्ड हैं। होप यू गॉट द पॉइंट। अब इसमें क्या चीज़ मैंने आपको बताई, राइमिंग स्कीम मैंने आपको बताई है कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। राइमिंग स्कीम का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम, कि कौन सी राइमिंग स्कीम चल रही है इसके अंदर। अच्छा जी, आगे देखिएगा। उसके बाद दूसरों को भी आप ऐसे एवेल्यूएट कर लेंगे कि ये इसकी राइमिंग स्कीम है। सारे जो जितने भी हैं, टोटल कितने स्टैंड्स है, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, ये टोटल 4 स्टैंड्स हैं। और उसमें राइमिंग स्कीम ये है ए बी सी बी, और उसकी टोन जो है वो सैड है, क्योंकि एक एलर्जी है, हमें पता चल गया है। ब्रेक ब्रेक पोएम है, और इसको देखें, मैं आपको थोड़ा सा साथ साथ बताता हूँ। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1809 में पैदा हुए हैं और 1892 में इनकी डेथ हुई है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वॉज बोर्न अगस्त 6 1809 इन लिंकनशायर, the fourth of the 12 children. The death of his friend Arthur Hallam in 1833. He was only 20, यानी उसके जो फ्रेंड की डेथ होती है उसके बाद वो लिखता है। हाँ जी, पहला जो है ज़रा देखें, हम इसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं इस पोएम को। ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रेट स्टोन्स ओ सी। मैं जस्ट आपके सामने पढ़ूंगा, आपने जस्ट ऊपर देखना है। उसके बाद टोन आपको एक 2 दफ़ा पढ़ें, एक 3 दफ़ा पढ़ें, नहीं समझ आ रही टोन का पता चल जाएगा कि उसकी टोन क्या, बैकग्राउंड क्या चल रहा है। ब्रेक 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 ऑन डाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, एंड आई कुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट दैट अराइज इन मी। दूसरा स्टैंडा देख, ओ वेल फॉर द फिशरमैन बॉयज दैट ही शाउट विद हिज सिस्टर एट प्ले, ओ वेल फॉर द सेलर लेट that he signs in his boat on the bay। अब यहाँ पे वो कहता है कि मैं परेशान हूँ, मेरे दोस्त की डेथ हो गई है। मैं कहता हूँ कि जैसे मैं फील कर रहा हूँ वैसे क्यों नहीं समंदर चलता, समंदर उदास क्यों नहीं होता, रुक क्यों नहीं जाता, मैं जैसे रुका हुआ हूँ, मेरी फीलिंग्स जो है उसके साथ कोरिलेट क्यों नहीं करता। पोएट परेशान बैठा हुआ है, लेकिन वो देखता है कि समंदर के अंदर जो कश्ती चल रही है, बोट चल रही है, जिसपे वो बैठा हुआ सेलर, उसके जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय, कहता फिशरमैन के बॉय को तो देखो जरा, दैट ही शाउट विद हिज सिस्टर एट प्ले, वो खेल रहा है अपने सिस्टर के साथ, इंजॉय कर रहा है, फन कर रहा है, बट आई एम सैड, आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज इट डज नॉट कोरिलेट माई सर्कमस्टांसेस समथिंग एल्स, बट द फिशरमैन्स, जो फिशरमैन का बॉय है उसका और फीलिंग है, उसके और सर्कमस्टांसेस हैं। ओ वेल फॉर द सेलर्स लैड, और कहता है ये सेलर फैलर को देखो, ये सेलर भी बड़ा खुश है, ये भी बड़ा खुश है, दैट ही साइंस इन हिज बोट ऑन द बे, और वो भी कहता है कि अपनी बोट में खुश है, इस बे में, इस मैं देख रहा हूँ कि इस समंदर में वो भी खुश है, अपनी कश्ती को चला रहा है, एंजॉय कर रहा है। जबकि पोएट हमारा परेशान है, उसके दोस्त की डेथ हो गई है, उसका बचपन का दोस्त था, एंड ही लव्स हिम सो मच। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, कहता तोड़ो 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 तोड़ो, एट द फुट ऑफ दाई क्रैक्स ओ सी, कहता है कि अपनी, कहता है कि सी से कहता है कि अपनी क्लिफ, यानी इस क्रैक्स का मतलब होता है चट्टाने, कहता है इन चट्टानों के साथ अपने वो, एंड द फुट ऑफ दाई क्रैक्स ओ सी, अपने, कहता है इन चट्टानों से, कहता तोड़ो इन वेव्स को या रोक दो, बट द टेंडर्स ग्रेस ऑफ द डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। लेकिन ये टेंडर ग्रेस जो है, कहता है जो अब उसने याद किया है पीछे, टेंडर ग्रेस कि वो पीछे अपने फ्रेंड को याद कर रहा है कि वो टेंडर ग्रेस, वो जो हम जाते थे, यानी पोएट क्या पीछे जा रहा है, ही इज गिविंग यू नो द रेफरेंस ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस, दैट वो टेंडर ग्रेस अब वापस नहीं आएगी, दैट वी हैड बीन अ गुड टाइम विद द फ्रेंड एंड नाउ आई एम नॉट हैप्पी।
ये आप एक मेटाफर भी कह सकते हैं कि ये जो टेंडर ग्रेस उसने कहा ये मेटाफर है कि इसका पास्ट के वो सारे मामलात का पोएट की। आगे देखें। अच्छा जी, नेक्स्ट। Oh well for the fisherman boys that he shouts with his sister at plays. Oh well for the sailor lad that he signs in the boat on the bay. उसके बाद and the stately ship goes to their hammons under the hill. अब इसके अंदर से मैं अगर मेरे पास अगर होता तो मैं आपको बताता। यहाँ पे कहता है and the stately ship। अब शिप से मुराद यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एंड स्टेटली शिप मैग्निफिशेंट कह लें, अजीम शिप कह लें, बड़ा शिप, बड़े बड़े शिप। स्टेटली का मतलब होता है बड़े बड़े शिप। ये इधर सामने मेरे पास पिक्चर है। अच्छा, एंड दैट स्टेटली शिप गोन कहता है ये बड़े बड़े शिप जो हैं ये अपनी मूवमेंट में रहते हैं, अपनी हरकत में रहते हैं, मूवमेंट में, अपनी मंजिल अपनी जर्नी की तरफ चलते रहते हैं। वेलकम बैक। मुझे ज़रा शेयर कर लो स्क्रीन। नहीं, स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पे कहता है कि एंड स्टेटली शिप, कि स्टेटली शिप गो ऑन। ये क्या कह रहा है? एंड स्टेटली शिप गो ऑन एंड देयर हेवन अंडर द हिल, बट ओ फॉर द टच ऑफ द वैनिश्ड हैंड। इसको अंडरलाइन करें, वैनिश हैंड, एंड द साउंड ऑफ द वॉइस दैट इज स्टिल। वैनिश ओ, बट ओ फॉर द टच ऑफ द वैनिश्ड हैंड। अब ये सारी लाइन को अंडरलाइन करें, ये स्नेकडकी है। स्नेकडकी मैंने बताया था ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जब एक चीज को हम लेते हैं और पूरे बॉडी को मेंशन करते हैं। ही इज मेंशनिंग द हैंड ऑफ हिज फ्रेंड एज अ होल। जब पार्ट जो है होल को मेंशन करे उसको कहते हैं स्नेकडकी। बट ओ फॉर द टच ऑफ द वैनिश्ड हैंड, लेकिन वो वैनिश्ड हैंड, वो है वैनिश्ड हैंड जो खत्म हो गए, टच ऑफ द, बट ओ फॉर द टच ऑफ द वैनिश्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ द वॉइस दैट इज स्टिल। यानी मेरे हाँ कहता है कि मेरे दिल में वो वही जो हमारा एक दूसरे से मिलना था, वैनिश्ड हैंड जो है ये एक स्नेकडकी है। ही इज़ रिकॉलिंग द लाइफ ऑफ हिज फ्रेंड एंड व्हेन दे वर टुगेदर। और उसकी आवाज़ें जो हैं वो परेशानी की, उसकी डेथ की अभी भी गूंज रही हैं मेरे कहता मन में। एंड
and stately the ship gone to their hamely under the hill. But oh for the touch of the vanished hand, and the sound of the voice of that. अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है, ये चीज़ ये वैनिश हैंड जो है ये एक स्नैक डकी है, एक स्नैक डकी है। और उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है ये एंड स्टेटली शिप गोन, ये शिप जो है, शिप का जो जाना है, स्टेटली शिप का जाना है, शिप इज मूविंग टू द जर्नी, वो अपनी जर्नी को जा रहा है। एक जर्नी यहाँ पे शिप की है और दूसरी जर्नी है उसके फ्रेंड की, सोल की। दैट हैज और दैट इज ट्रैवलिंग टू पैराडाइज। अब यहां पे दो जर्नी की बात हुई है, एक तो शिप जो है वो कहीं जा रहा है, दूसरा जो है वो बात हो रही है किसकी? वन ही इज टॉकिंग अबाउट द जर्नी ऑफ द शिप दैट इज मूविंग एज यूजुअल। ये तो वो शिप की जर्नी है जो शिप अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। जो आपके सामने अभी जो स्टैंजा चल रहा है उसमें एक थोड़ी सी छुपी हुई बात है जो मैं निकालना चाह रहा हूँ। एंड द स्टेटली शिप गोन, यानी जो मजेस्टिक और बड़े बड़े मैग्निफिशेंट जो बड़े बड़े शिप हैं, ये क्या कहता है, गोन है, ये अपनी लाइफ को जा रहे हैं। इसमें आप लाइफ का सिंबल भी ले सकते हैं, इसको हमने इसके अंदर से मीनिंग निकालने हैं। एंड द स्टेटली शिप गोन कहता है ये बड़े बड़े मैग्निफिशेंट जो शिप हैं, दे आर मूविंग टू देयर जर्नी टू देयर हेमन अंडर देयर हिल्स। और ये क्या कर रहे हैं, ये हेमन अंडर यानी हिल से और डिफरेंट प्लेसेस से गुजरते हुए अपनी मंजिल की तरफ से। बट ओ फॉर द टच ऑफ द वैनिश्ड हैंड, लेकिन वो कहता है जो टच ऑफ द वैनिश्ड हैंड है, वी हैड बीन टुगेदर, मेरे फ्रेंड की जो यादें हैं, एंड साउंड ऑफ द वॉइस दैट इज स्टिल, और वो आवाज़ कहता है अभी भी मेरे हाँ गूंजती है। और यहाँ पे जो यूज़ हुआ है ये एक रेफरेंस उसने अपने फ्रेंड का यूज़ किया है, सेनेकडकी यूज़ किया है। और जो शिप जो है ये सिंबल है लाइफ का, और साथ साथ शिप एक और चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है कि एक सोल तो पैराडाइज चली जा रही है, यानी सोल जो है वो अपना सफ़र पैराडाइज की तरफ कर रही है, हेवन की तरफ कर रही है, और ये शिप जो है ये अपनी लाइफ में एज यूजुअल चलता जा रहा है। नेक्स्ट है ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट दैट अराइज इन मी। कहता है जी ब्रेक 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 उन थाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, के काश कहता है कोल्ड ग्रे स्टोन ऑन, एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर, कि मेरी टंग जो है, मेरी आवाज़ कोई चीज़ अटर कर सकती। द थॉट दैट अराइज इन, मेरे अंदर जो सोच आ रही है, जो टेंशन डिप्रेशन आ रही है, काश मैं वो अटर कर सकता। एक मिनट तुम रुकते, कि कहीं तुम रुकते और मेरे जज्बात को समझते। ही इज़ टॉकिंग, ही इज़ सैड बट दे आर मूविंग एज यूजुअल ऑन देयर जर्नी। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट विद हिज सिस्टर एट प्ले, ओ वेल फॉर द सेलर्स लेड that he sings in his boat on the bay, and the stately ship go on to their hammon under the hills. But oh for the touch of the vanished hand and the sound of the voice that is still, he is talking about friend, that उसकी आवाज़ें अभी भी आ रही हैं, but he has gone, उसके हैंड का उसने जो स्नकडकी यूज़ की है। break 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 at the foot of thy crags O sea, but the tender grace of the day that is dead will never come back to me। अब यहाँ पे भी उसने क्या एक द टेंडर ग्रेस जो है वो उसने यूज़ किया है। टेंडर ग्रेस भी एक उसने रेफरेंस किसको दिया है, द डे ही स्पेंट विद हिज फ्रेंड नेवर विल कम बैक। अब इसको एनालाइज करते हैं वन बाई वन। ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, एंड आई कुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट दैट अराइज इन मी। मेरे पास असाइनमेंट है तो मैं आपको असाइनमेंट असल में सेंड नहीं कर पाया, एनी हो मैं सेंड कर दूंगा आपको, मैं वैसे पढ़ा उससे रहा हूँ। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट से दैट द टॉर्मेंट ऑफ हिज हार्ट इज ट्रिमेंडस, देयर इज अ स्ट्रगल लाइक द स्ट्रगल ऑफ द सी वेव्स ऑन द स्टॉर्मी शोर्स।
The question before him is how he can express adequately the thought which are rushing in his mind. असल में प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट स्टेंजा में वो ये कहता है कि जो स्टॉर्मी थॉट उसके माइंड में उठ रही हैं वो कैसे बयान कर सकता है अपने फ्रेंड की मौत के बारे में, और वो बैठा है सी में और उसको ऑब्जर्व कर रहा है और बात कर रहा है कि नेचर जो है वो कितनी डिफरेंट है, इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब होता है ला ताल्लुक है। वॉट एवर हैपनिंग टू यू नेचर इज इनडिफरेंट, नेचर डज नॉट कोरिलेट विद योर हैपनिंग। वो आपके साथ कभी भी कोरिलेट नहीं करती, उसके अपने जो यूजुअल पैटर्न है उसके मुताबिक वो चलती रहती है। इतने लोगों की डेथ होती है, दिन फिर भी वैसे ही आता है, रात वैसे ही आती है। तो ही इज टॉकिंग दैट आई एम सैड बट दे आर नॉट सैड, दे आर नॉट कोरिलेटिंग विद माई सर्कमस्टांसेस। मेरे सर्कमस्टांसेस के साथ, मेरे हालात के साथ ये जो सारा नेचुरल जो नेचर का प्रोसेस है ये क्यों नहीं रुक रहा, ये सी क्यों नहीं रुक रहा, जैसे मैं फील कर रहा हूँ वैसे क्यों फील नहीं कर रहा, ये बच्चे जो हैं वाई दे आर हैप्पी। तो ये इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन है पहले की। दूसरा, ओ वेल द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट विद हिज सिस्टर एट प्ले, ओ वेल फॉर द सेलर लेड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। और वो सेलर भी गा रहा है, बच्चे भी खुश हैं, और फिशरमैन जो है उसका बॉय भी खुश है, वो अपनी सिस्टर के साथ। तो पोएट जो है वो हाथ बांध के वहाँ बैठा है और देख रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग, आई एम नॉट फीलिंग वेल, my circumstances and the circumstances of the fisherman's son, they are totally different, they are not correlating, and the nature does not correlate whatever happened to you, nature is totally indifferent. In the second stanza the poet says that life is full of joy for the fisherman's son and daughters who are laughing and shouting merrily, और वो खुशी से शाउट कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, लाफ कर रहे हैं। द पोएट ऑन द अदर हैंड इज इंटायरली इन डिफरेंट मूड, लेकिन पोएट जो है वो टोटली डिफरेंट मूड में है। ही इज रेस्टलेस एंड ग्रीफ स्ट्रिकन, वो परेशान है, ग्रीफ स्ट्रिकन परेशान है, सैड है, डिजेक्टेड है और डिप्रेस्ड है। एग्नीज टॉर्चर्स जो हैं उसके ऊपर हैं। एट द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड द पोएट एडमायर्स द इनोसेंट जॉयज ऑफ दीज यंगस्टर्स बट ही sorry because he can't share it. The laird of the sailors is also happy, sighs in his boat face. laird होता है साथी, जो उसका साथी है पोएट के साथ, सेलर के साथ बैठा, वो भी खुश है। बोट फेस टू फेस विद द मैग्निफिसेंस ऑफ द सीन बट सच जॉय इज नॉट फॉर द पोएट। लेकिन ये जॉय जो एक सेलर के ऊपर है, जो उसके फ्रेंड के ऊपर है, जो उस बच्ची के ऊपर है, जो उस सन उसके फिशरमैन के बच्चे के ऊपर है, वाई दे आर टोटली डिवॉर्ड फ्रॉम मी, वो मुझसे क्यों खाली है, ये सारे पैशंस और फीलिंग, ये हैप्पीनेस मैं उनसे खाली हूँ। तीसरा स्टैंजा, एंड स्टेटली शिप गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल्स बट ओ फॉर द टच ऑफ द वैनिश्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ द वॉइस दैट इज स्टिल। जो खुशी के लम्हात गुजारे, पीछे जा रहा है पोएट, रिकॉलिंग, ही इज टॉकिंग अबाउट द लाइफ ही दे स्पेंड टुगेदर। ओ फॉर द टच ऑफ द वैनिश्ड हैंड, ओ फॉर द टच ऑफ द वैनिश्ड हैंड, टॉकिंग सिनकडकी। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, सिनकडकी। इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट सेज दैट द मैजेस्टिक शिप, बड़े बड़े शिप फ्लाई ऑन द डेस्टिनेशन, अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चल रहे हैं, अंडर द हिल से गुजरते हुए। द पोएट however has no definite plan about his life and he misses his friend Hallam whose voice and the touch were so soft and tender. The grief of the poet is terribly intense. अब यहाँ पे हम मजीद मानी निकालेंगे कि शिप जो है वो अपनी जर्नी पे है, तो इंसान की सोल जो है वो अपने हेवन और जो उसका अंड है वो उधर जा रही है, जैसे उसके दोस्त की चली गई है। लास्ट स्टैंजा देखें, ब्रेक 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 एट द फूट ऑफ दाई क्रैग्स ओ सी बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक। आप इंजॉय करो, आप अपने रवानी से चलते रहो, लेकिन वो टेंडर ग्रेस जो है जो मुझसे जा चुकी है विल नेवर कम बैक। वंस अगेन कॉलिंग हिज फ्रेंड। इन द फोर्थ स्टैंजा द पोएट आस्क्स द वेव्स टू गो स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द सी। अपनी लह में बहती रहो, चलती रहो, स्ट्राइक करती रहो, वेव्स तुम आओ जाओ। बट द पोएट कांट रिकॉल द पास्ट एक्सपीरियंस, cannot recall the past experience which he enjoyed in the company of his friend. God had been very kind in blessing him with the tender friendship of Hallam's, but the past can't be recalled. लेकिन वो past अब आ नहीं सकता। Time once gone can never ever be recovered. Time को दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता।
इसमें थीम जो है वो डेथ का थीम है, लोनलीनेस का थीम है, एलिनेशन का थीम है, साइड पे बैठा है, दुनिया से एलिनेट हो गया है, ठीक है। पोएट जो है इसके अंदर ये सारे थीम मौजूद हैं। हमने जब इसको लिखना है क्रिटिकल एप्रिसिएशन, पहले तो वो स्टैंजा वाइज लिखना है, फिर उसका थीम भी बताना, टोन भी बतानी, कहाँ कहाँ उसने सिनेक्डकी यूज़ किया, कहाँ कहाँ उसने मेटाफर, सिम्बली। हम बताएंगे कि मेटाफर, ये जो शिप है ये किसका मेटाफर है, ये शिप है, शिप जो मेटाफर है लाइफ का है, ये मूवमेंट कर रहा है, कहीं जा रहा है, ठीक है। वेव्स जो हैं ये भी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव की एक सिमली है। द पोएम इज इनडायरेक्टली अबाउट डेथ, इनडायरेक्टली किसके बारे में, डेथ के बारे में, यानी इसका मेन थीम डेथ है। However, Tennyson also referred to it directly. The metaphor in stanza 3 alludes to death. यानी 3 stanza जो हैं वो allude करते हैं, बताते हैं किसको, डेथ को। And the stately ship go to their haven under the hills. The ship is a metaphor of life. याद रखें कि ship जो है ये एक metaphor है उसके लिए life का। No go to its rest, heaven or rest or heaven. Then the poet speak about the hand that vanished. और पोएट फिर बात करता है वो हैंड जो वैनिश हो गए हैं, वो फ्रेंड के बारे में बात कर रहा है, उसको हम कहेंगे सेनेक्डकी। हैंड इज द रेफरेंस ऑफ द स्नेक, हैंड इज बेसिकली यूज एज अ सेनेक्डकी, इज अ फिगर ऑफ स्पीच। द ओपनिंग स्टैंजा मेक नो सच रेफरेंस टू द पोएट डेड फ्रेंड्स बट मेयरली प्रिपेयर द रीडर फॉर इट। Another direct reference to death occurs in the last stanza. लास्ट स्टैंजा में भी एक डेथ का वो एक रेफरेंस आता है। मैंने बताया कि रेफरेंस जब भी वो रिकॉल करेगा तो फ्रेंड को वो डेथ को रिकॉल कर रहा है, उसकी दोस्त की डेथ। स्पीकिंग द फिगरेटिव डेथ ऑफ द डे, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। वो टेंडर ग्रेस कि जो पहले मेरे साथ था, दोस्त था, अच्छा टाइम गुजरा, वी हैड बिन टुगेदर, एंजॉय टुगेदर, लव ईच अदर, बट नाउ दिस टेंडर ग्रेस जो है वो वापस नहीं आएगी। अच्छा टाइम, अच्छा वक्त, लव, फ्रेंडशिप वो वापस नहीं आएगा, दोस्त। एलजी, ये पोएम बेसिकली एलजी है। हमने पूरी पोएम पढ़ी तो हमें पता चल गया ये एलजी है, एक इंसान की डेथ के ऊपर लिखी गई है, उसकी ताज़ियत के लिए। क्या है जी? द एलजी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएटिक फॉर्म्स ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द, और ये बात याद रखिएगा, ही इज़ अ विक्टोरियन पोएट। मलका विक्टोरिया के अंडर काम भी किया। मलका विक्टोरिया इसकी ब्रेक पोएम से बड़ी मुतासर थी। मलका विक्टोरिया की रीन के दौरान ये पोएट लॉरिट भी रहा। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पोएट्री दैट लेमेंट्स डेड ऑफ द पास्ट। द पोएम इज एलिजिक। इट इज़ वन ऑफ द मैनी पोएम दैट टेनिसन रोट इन रिस्पॉन्स टू द डेथ ऑफ द क्लोज फ्रेंड। फॉर्म जी मैंने पहले बताया कि 4 लाइन का, इसके पहले तो स्टैंजा की फॉर्म भी आप तलाश करें कि इसमें राइमिंग स्कीम क्या है। जो सेम साउंड होगी उसे हम ए, मिसाल के तौर पे ए और दूसरी लाइन जो है दोनों अगर राइम्ड होंगी तो हम ए लिख देंगे। पहली राइम्ड है, जैसे मैंने पहले आपको समझाया, मैं फिर बता देता हूँ राइमिंग स्कीम निकालने का तरीकाकार क्या है। पहले आप साउंड चेक करें कि किन की सेम साउंड आ रही है लास्ट में, ठीक है, लाइन में। जिनकी सेम आ रही है उनको वैसा लेटर लगा दें उसके। यानी मैंने देखा ए जो थी वो ए और बी दोनों राइम नहीं थे, मैंने ए पहली लाइन को ए कर दिया, दूसरी भी राइम नहीं थी उसे बी कर दिया। सी जो थी उसको मैंने क्या कर दिया, वो राइम थी बी के साथ, उसको बी कर दिया। तो यानी ए बी और उसके बाद सी, उसके बाद ए बी सी और बी, इस तरह का इसका एक राइमिंग स्कीम, ए बी और सी बी इसका राइमिंग स्कीम है। यानी पहली और आखिरी इसकी दोनों राइम है। Each stanza consists of the 4 lines. This is called the quatrain. 4 लाइन हो तो उसको क्वार्टरन कहते हैं। In the first and the last stanza, यानी पहला और लास्ट stanza, the poet addresses the sea expressing his sadness and sense of loss. Sadness और sense of loss पहले में भी हमने देखा और आखिर वाले में भी देखा कि वो टेंडर ग्रेस नहीं आएगी, वो क्या सेंस ऑफ लॉस है। द मिडल 2 stanza प्रेजेंट्स, क्या प्रेजेंट करते हैं, इमेज ऑफ द जॉय एंड हैप्पीनेस। किन की? उसकी नहीं, उनकी जो साथ हैं, जो वो दूसरे जिनको ऑब्जर्व कर रहा है। द कॉन्ट्रास्ट हेल्प हाईलाइट द पोएट सेंस ऑफ द ग्रीफ एंड लॉस। राइमिंग स्कीम इन ईच स्टैंजा, द राइमिंग स्कीम इज ए बी सी बी। रेफ्रेन, रेफ्रेन का मतलब रेफ्रेन ब्रेक ब्रेक ब्रेक, दैट कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड रिपीटेड 3 टाइम। जो एक वर्ड जो है ना वो बार बार रिपीट हो तो उसे रेफ्रेन कहते हैं। रेफ्रेन कंसिस्ट ऑफ वन और
वर्ड रिपीटेड 3 टाइम ऑफ पैरेलल, इसको रेफ्रेन कहते हैं। ये ब्रेक एक, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच, इसे रेफ्रेन कहते हैं। आगे आगे जी है, हाँ जी, फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच मजीद इसमें यूज़ हुई हैं। एक तो मेटाफर है, द शिप इज़ द मेटाफर ऑफ लाइफ, लाइफ का जो मेटाफर यूज़ हुआ है वो शिप है। पर्सोनिफिकेशन जो है, अ डे दैट इज़ डेड, डे दैट, अब डे जो है वो बेजान चीज़ है, जानदार तो नहीं है, लेकिन हमने उसे डे दैट इज़ डेड, उसको डेड किया है, उसको जानदार शो किया है। तो जब आप बेजान चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को ह्यूमन करेक्टरिस्टिक देते हैं तो वो होगी पर्सोनिफिकेशन। स्नैक डकी कहाँ है? वेयर इज़ स्नैक डकी? मैंने कहा कि पार्ट टू होल एंड होल टू पार्ट, यानी कंप्लीट हिस्से को एक रेफरेंस दे के कंप्लीट हिस्से का बताना, यानी एक लेके उसका हिस्सा पूरे बॉडी का बताना, या पूरे बॉडी को लेके एक उसका हिस्सा बताना, उसको हम कहते हैं स्नैक डकी। SYNECDOCHE, स्नैक डकी। इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द पार्ट ऑफ समथिंग रेफर टू द होल, यानी एक किसी का पार्ट, जैसे टच ऑफ हैंड बताया, हैंड टच बताया, यानी हैंड का जिक्र किया, पूरे बॉडी, पूरा फ्रेंड ही उसने मेंशन कर दिया। बट ओ फॉर द टच ऑफ द वैनिश्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल, ये वॉइस और ये हैंड, ये दोनों स्नैक डकी। वॉइस से भी वो बंदा जो मर गया, जिसकी डेथ होगी, हैंड भी वही बंदा जिसकी डेथ हुई है, हैलम जो उसका फ्रेंड अर्थर हैलम। होप यू गॉट द पॉइंट। पैराडॉक्स का मतलब क्या था? स्टेटमेंट दैट इज एपरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी, ओपन सीक्रेट, ठीक है। एज टच ऑफ द वैनिश्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ द वॉइस दैट इज स्टिल, टच ऑफ द वैनिश्ड हैंड, ये एक पैराडॉक्स है कि टच भी है और वैनिश्ड हैंड भी है, दोनों को इकट्ठा उसने इस्तेमाल किया, पैराडॉक्स है। इसको ऑक्सीमोरॉन भी कहते हैं, दोनों से हैं। ओनोमेटोपिक, Who will define what is onomatopic? ओनोमेटोपिक का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी नेचुरल साउंड को हम कहते हैं ओनोमेटोपिक साउंड। जैसे कौवा जो है वो काय काय करता है तो वो उसकी ओनोमेटोपिक साउंड है, ठीक है। कोई जो बी है वो बज बज की साउंड उसकी आती है तो वो ओनोमेटोपिक साउंड है। यानी ऐसी साउंड, किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ की नेचुरल साउंड को हम कहते हैं ओनोमेटोपिक साउंड। ओनोमेटोपिया, ONOMATOPEIA, onomatopoeia. Onomatopoeia is a figure of speech in which the sound of word echoes their meaning, यानी उसकी साउंड जो होती है वही उसका मतलब होता है, उसे ओनोमेटोपी कहते हैं। द वर्ड ब्रेक साउंड लाइक समथिंग ब्रेकिंग, ब्रेक जो है ये एक तोड़ना किसी चीज़। इट इज़ इंटेंडेड टू एक्कोज द साउंड ऑफ द वेव्स, जब वेव का पत्थरों से टकराती है वेव तो कैसे एक साउंड आती है, तो उसकी ओनोमेटोपिक। वेव्स ब्रेकिंग अगेंस्ट द रॉक। द पोएम एज एन एग्जाम्पल ऑफ द विक्टोरियन पोइट्री, elegiac tones. The poem is an elegy. Elegy is of the most popular poetic forms in the period, a form of poetry that laments the dead of the past, the sense of spiritual doubt. अच्छा, विक्टोरियन एज जो थी ना उसमें डेवलपमेंट बहुत हो रही थी, डार्विन थ्योरी आ गई थी, बहुत सारे मसले मसाइल थे, प्रोग्रेसिव एज थी, प्रोग्रेस हो रही, इंडस्ट्री, नई नई डेवलपमेंट, साइंटिफिक थ्योरी, साइंटिफिक इन्वेंशन, डार्विन आ गया, डार्विन ने थ्योरी पेश कर दी कि इंसान जो है वो बेसिकली एक प्रोग्रेस ही है, वो भी जैसे दूसरे जानवर हैं वैसे जानवर ही है। तो उसने अजीबोगरीब किस्म की बातें की तो लोग जो है बिल्कुल डाउटफुल हो गए कि इंसान जो है फिर क्या दूसरे एनिमल्स की तरह ही है, ये भी हुई। द विक्टोरियन पीरियड वॉज अ पीरियड ऑफ द रिलीजन डाउट. द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द साइंस एंड द रिलीजन रिजल्टेड इन द पीपल सेंस ऑफ डाउट अबाउट द वैलिडिटीज ऑफ देयर बिलीफ. जब आप इस तरह की थ्योरी देंगे तो फिर क्या होगा, फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट we are worshipping God and we have our mandir, masjid and churches, and for what purpose these are? Darwin's theories of evolutions in particular led the crisis of the faith and the spiritual doubt among so many people. The poems reveals a secular rather than a religious attitude towards death. The poet's attitude toward death is characterized by the sense of the total loss and despair rather than acceptance and the comfort based on the belief in life after that and hope of immortality.
उसने कोई जन्नत दोज़ख का जिक्र नहीं किया कि वो जन्नत में चला गया या दोज़ख में, उसका बिलीव ये था, क्रिश्चियनिटी को मानता था, चर्च जाता था, ऐसी चीज़ें नहीं डिस्कस की। एक मॉडर्न की उसने लॉस जो है वो डिस्कस कर दिया है। लें जी, दिस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ब्रेक बाय अल्फ्रेड टेनिसन, and he was a poet laureate, and he was a Victorian poet, and he has given the Victorian reflection in his poem. And what we have seen, we have the use of simile, metaphor, synecdoche and reference, and he has the tone of the this poetry, that is sad, and he is basically writing elegy. So this is what we have learned. और इसमें हमने जो चीज़ें सीखी हैं कि मेटाफर क्या होता है, सिमली क्या होता है, स्नेक्डकी क्या होता है, और उसके अलावा टोन जो क्या है पोइट्री की, इसका थीम क्या है, और ये सारी चीज़ों की बेस्ड के ऊपर इनकी बेस के ऊपर आपने पोइम को ऐसे ही क्रिटिकली एनालाइज करना है। मेरे पास ये मुकम्मल असाइनमेंट है, मैं आपको सेंड कर दूँगा। होप यू गॉट द पॉइंट। एंड कल का टेस्ट जो है उसमें मैं ये भी शामिल करूँगा। मैं आपको सेंड कर देता हूँ ये। अनफॉर्चुनेटली आज नेट की वजह से मैं वो वैसा लेक्चर नहीं दे सका और मैं बड़ा मिस करूँगा। मैंने बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर आज प्लान किया था, बट नेट ने मुझे प्रॉब्लम किया है। मैं इंशाल्लाह इसको चेंज करता हूँ नेट को। आप में से कोई जोंग यूज़ कर रहा है?